लाइन को मैं थोड़ा सा ऑब्लिक करूं या कर्व करूं तो अंत में कर्व किस में जाके कन्वर्ट होगा? स्फीयर में या गोले में। तो जैसे ये गोला या स्फीयर बनता है तो देखो ये इसका बीचों बीच सेंटर पॉइंट होगा या नहीं। और मैंने आपसे ये कहा था कि जब सेंटर दिखाई दे तो यहां पर सी लिख दूं, लेकिन किसी को लगा किस चीज का सेंटर, तो स्फीयर सेंटर मत कहो, मैं कर्व खींच रहा था या नहीं? अगर कर्व खींच रहा था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कह दूं, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। इस लाइन को जब मैंने ले जाकर यहां मिलाया था तो इस पॉइंट को मैंने क्या कहा था? पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच जो पॉइंट था उसे हम क्या कह रहे थे? कंफर्म यहां तक? मैंने कहा था अगर मैं इस लाइन को यहां तक मिला दूं तो सेम चीज यहां भी कर सकता हूं, पोल, फोकस और देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने कहा अगर बीच से इसे कट कर दूं, जैसे मैंने इसे कट किया तो मेरे पास दो तरीके थे। अगर मैं बाहर की तरफ से पॉलिश कर दूं, कंफर्म, जैसे मैंने इस मिरर पर बाहर की तरफ से पॉलिश की तो देखो इसका तल अंदर की ओर हो गया या नहीं? जब अंदर की ओर तल होगा तो मैंने कहा था इसे हम अवतल कहेंगे। दूसरा तरीका दिखाई देता है कि अगर मैं यहां पर पॉलिश यूं कर दूं, देखो एक बार मैंने पॉलिश कहां की है? अंदर की ओर, और दूसरी बार बाहर की ओर। तो जरा चेक करो तो यहां पर फिगर उभरे हुए तल पर बनेगा या नहीं? अगर उभरे हुए तल पर बने तो क्या कहेंगे? उत्तल। और जब अंदर वाला तल आपको दिखाई दे तो क्या कहेंगे? अवतल। मैंने कहा था याद करने का सबसे आसान तरीका अंदर की ओर तल, अवतल। अ शब्द आया है या नहीं? उभरा हुआ तल या उठा हुआ तल या ऊपर की ओर तल तो क्या होगा? उत्तल, क्योंकि दोनों शब्द समान से दिखाई दे रहे हैं या नहीं। और मैंने आपसे कहा था कि मिरर का सिर्फ एक काम कि वो इमेज बनाए। अगर आप एक मिरर खरीद कर लाते हो और उसको आपको उसमें अपनी इमेज नहीं दिखाई पड़ती, इसका मतलब ये मिरर किसी भी काम का नहीं था। इसका काम ही क्या था कि वो आपकी इमेज बनाए। तो इमेज कब बनाएगा? सपोज करो इस कमरे में आपको हर वस्तु दिखाई कैसे दे रही है? लाइट आ रही है, इन शब्दों से टकरा रही है और टकराने के बाद आपके आंख पर जा रही है, तभी ये दिख रहा होगा। कंफर्म? अगर सारी लाइटें बंद कर दी जाए, दरवाजा बंद कर दिया जाए, देखो कंप्लीटली अंधेरा होगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। अब मैं एक टॉर्च लूं और सिर्फ इस बोर्ड पर जलाऊं, कमरे में तो उजाला नहीं किया, देखो प्रकाश इससे लड़ा, लड़ने के बाद फिर आपकी आंख पर जा रहा है तो सिर्फ ये बोर्ड दिख रहा होगा, बाकी कुछ तो नहीं दिख रहा। इसका मतलब किसी भी मिरर से जो भी प्रतिबिंब या इमेज बनती है ये प्रकाश के परावर्तन के कारण बन रही होगी, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। कंफर्म? इसीलिए जब मैं आपको रिफ्लेक्शन टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने उसके आगे हेडिंग में लिखवाया था मिरर या दर्पण। याद आया? तो कल हमने स्टार्ट किया था कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण, ठीक। तो अवतल दर्पण से कल आपने मिरर का एक फॉर्म या ऑब्जेक्ट का एक फॉर्म देख रखा था। तो हेडिंग में यूं ही लिख लेना जैसे आपने कल लिख रखा हो, अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर। और मैंने आपसे यह कहा कि इस कॉनकेव मिरर का काम क्या होगा? इमेज या प्रतिबिंब बनाना। तो हम ये देखेंगे कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, तो जो अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब होंगे या जो इमेजेस होंगी, तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, उसके लिए जरूरी है कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता हो। क्या पता होना चाहिए? मीन्स वस्तु की स्थिति, कि वस्तु है कहां, ठीक। सेकेंड नंबर पर हम क्या चेक करेंगे? वस्तु अगर शीशे के सामने रखी थी तो उसकी इमेज कहां बनी। कंफर्म? तो पोजीशन ऑफ इमेज मीन्स प्रतिबिंब की स्थिति। जब प्रतिबिंब बन गया था तो तीसरा पॉइंट आपने क्या लिखा था? तीसरा पॉइंट में हम आकार चेक करेंगे। किसका? प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब का आकार का मतलब, मान लो ये वस्तु थी तो मैं ये पूछ सकता हूं कि जो प्रतिबिंब था वो वस्तु से बड़ा था
या वस्तु से छोटा था, या बहुत छोटा था, या वस्तु के बराबर था। क्लियर सी बात समझ में आई? तो नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे? प्रतिबिंब का आकार। हां, प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में। फोर्थ नंबर पर नेचर चेक करेंगे या प्रकृति। तो जो नेचर या प्रकृति आप देख रहे होगे प्रतिबिंब की, इसका मतलब कि प्रतिबिंब सीधा बना है या उल्टा बना है, कंफर्म, वास्तविक बना है या आभासी बना होगा। ठीक, तो चेक करना शुरू करें। कल सबसे पहले पॉइंट में आपने कौन सा किया था? मींस मैंने लिखा था कि यदि वस्तु कहां रखी हो, अनंत या पर या इनफाइनाइट पर, तो प्रतिबिंब कहां बना था? फोकस पर। वस्तु कैसी थी? बहुत छोटी, डायमिनिस्ट शेप या पॉइंट शेप। कल जो नहीं थे वो इस पॉइंट को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट आपका ये मिस हो रहा था, तो आप इसे जरूर लिख लेना। प्रकृति कैसी दिखाई दी थी? उल्टा एवं वास्तविक। और जो मैंने इसका फिगर आपको बताया था, मैंने कहा था कि अगर ये कॉनकेव मिरर हो, ठीक, तो कॉनकेव मिरर में पॉलिश्ड इस तरफ थी या नहीं? तो मैंने आपको 3 रूल बताए थे। तीनों रूल याद हैं या नहीं? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अगर लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो कहां से होकर गुजरेगी? और जो आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो अनंत पर यहां कहीं हो, अगर यूं आई लाइट तो देखो फोकस पर हुई, दूसरी भी आएगी तो कहां? फोकस पर, तीसरी भी आई फोकस पर, और ये भी आई तो फोकस पर। तो इसका एरो हमने यूं शो किया था, तो कल जो नहीं थे वो इस इमेज को क्रिएट कर लेना। पहले वाली की इमेज ये क्रिएट होगी। अब हमें दूसरा चेक करना है। ठीक, दूसरा चेक करने का मतलब ये देखो, सबसे पहले हमने चेक किया कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, अनंत पर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं है। बीच का मतलब बीचों बीच नहीं, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से बस इस तरफ होना चाहिए। ठीक, तो दूसरी बार अब हम ऑब्जेक्ट कब देखेंगे? अब हम ऑब्जेक्ट देखेंगे जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में हो। कंफर्म? तो सेकंड पॉइंट में लिखो, ये इमेज आपने क्रिएट कर ली। कल जिसका रह गया हो वो क्रिएट कर लेना। सेकंड में हम देखेंगे वस्तु की स्थिति कहां दिखाई दे रही है, जब इनफाइनाइट या अनंत, मीन्स जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में हो। मीन्स इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। कंफर्म? तो अब हमें देखना है कि इमेज कहां बन रही होगी। यहां तक लिख चुके, अब इसे हम बनाकर देखेंगे। ये फिगर ड्रॉ कर चुके। पॉइंट नंबर जो सेकंड है, इसका फिगर भी सेकंड नंबर पर आप बनाना शुरू कर देना, जहां पर स्केच कर रहे हो। देखो, अगर दूसरा मैं कॉनकेव मिरर यूं स्केच करूं, तो अब हमें इसकी पोजीशन दिखानी होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहां शो करें, पोल ये रहा, फोकस ये रहा। अगर ऑब्जेक्ट यहां हो, कंफर्म? अगर ऑब्जेक्ट यहां नजर आता है तो देखो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है या नहीं? और आपने यही लिख रखा है वस्तु की स्थिति कहां है, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में। तो देखो प्रकाश को यूं चलने दो, एक्सिस जा रहा है या नहीं? कल हमने 3 पॉइंट थे कि अगर प्रकाश की कोई किरण पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से।
तो देखो इसे फोकस से हम क्रॉस करें, बात समझ में आई या नहीं? अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरे तो उसी रास्ते होगी या नहीं? तो देखो इसे अब जरा यहां से क्रॉस करो तो मींस अगर यूं आई तो यूं ही रिटर्न हो गई। प्रतिबिंब अब हमें देखना है कहां बना, देखो ये बना, और एरो यूं लगाएंगे, प्रतिबिंब उल्टा बन गया या नहीं? वस्तु से बड़ा बना है या छोटा बना है? कंफर्म। तो देखो सबसे पहले तो हमने ऑब्जेक्ट की स्थिति बता दी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में वस्तु की स्थिति। तो सेकंड पॉइंट में यहां लिखो तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में प्रतिबिंब की स्थिति होगी। देखो इसे इसलिए किए रखना कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने कंफर्म के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति। तो आपसे ऑप्शन में ये जो 6 बनेंगे इन सबका पूछ सकता है या नहीं? कहेगा फोकस पे बनेगा प्रतिबिंब, या वक्रता केंद्र पर, या आपको वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में, या फोकस एवं पोल के बीच में। कई डायमेंशन दे सकता है या नहीं? तो यहां पर ये दूसरा पॉइंट दिखाई दिया कि प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में। नेक्स्ट देखो तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में छोटा होगा। छोटा, ठीक। बस यहां पर देखो उल्टा बना है या नहीं? और मैंने बताया था प्रतिबिंब जब भी उल्टा बनेगा इनएक्ट हमेशा रियल होगा, वास्तविक। तो यहां पर भी क्या लिखेंगे? उल्टा एवं वास्तविक। प्रतिबिंब साफ 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 जितने फिगर्स हैं वो एकदम क्लियर से बनाते चलो, क्योंकि सिर्फ लाइन से नहीं होगा। जब लाइन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो किसे जाकर देखोगे? फिगर को। जो इमेज बना रहे हो ना, इसके लिए एक जगह ले लो। जैसे 6 इमेज बनेंगी तो ग्राफ तो इसके यहां आपने भर दिए, ये 6 इमेज यहां नहीं बन जाएंगी? फर्स्ट नंबर डाल दोगे तो समझ लोगे इसकी इमेज, सेकंड नंबर डाल दोगे इसकी इमेज, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी बनती हैं, ठीक है। तो इमेज को एक तरफ, जैसे भैया आपने ग्राफ क्रिएट कर लिया, तो यहां पर तो ये अपना ग्राफ वाला 6 कॉलम कर लो, इमेज इसके सामने बना लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है। इसमें अगर जगह कम पड़ रही है, जैसा भी करते चलो आपके अकॉर्डिंग, जो आपको कंफर्टेबल हो। यहां तक हो गया। नंबर पे जरा देखो तो पहले आपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा तो फिगर नंबर 1, यहां पर फिगर नंबर 2। अब ऑब्जेक्ट को लेकर कहां चलें? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इसका मतलब यहां से अब हमें फिगर नंबर 3 देखना होगा। तो नेक्स्ट पर हम देखेंगे वस्तु की स्थिति अगर वक्रता केंद्र पर हो, कंफर्म। तो अब हम फिगर, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे यहां पर खड़ा करें। 2 बना चुके या नहीं? तीसरा यहां पर देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट में लिखना यहां पर वस्तु की स्थिति, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही होगी तो उसके प्रतिबिंब का जो प्रोसीजर होगा पी सी एफ। अगर ऑब्जेक्ट को यहां रखें,
कंफर्म। ऑब्जेक्ट को यहां रखते ही एक बात तो तय है कि लाइट यहां से गुजरते ही फोकस को क्रॉस कर देगी या नहीं। ठीक, एक तो ये साफ सो हो रही है कि यहां जा रही होगी। दूसरा देखो, अगर कोई लाइट फोकस से होकर गुजरे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिटर्न होगी। जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिटर्न हो तो ये थोड़ा एक दूसरे को यहां कट करेंगे, सेम इसके नीचे। इस लाइन को थोड़ा सा और सीधा करना होगा, नीचे को डंप पोली है, यूं जैसे यहां आकर कट करेंगे, देखो यहां कट किया या नहीं, कंफर्म। तो ये तो आई इस साइड, ये वाली लाइट साफ इस तरफ से हो रही होगी। तो देखो, जब वस्तु की स्थिति कहां नजर आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो प्रतिबिंब भी कहां बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। क्लियर। और जरा देखो, जितना बड़ा ये बन रहा होगा उतना ही बड़ा ये बन रहा होगा, इसका मतलब वस्तु के बराबर है। दूसरा नेचर चेक करें, उल्टा बना है या नहीं, उल्टा बना है तो वास्तविक होगा। तो नेक्स्ट फिगर ये होगा, मींस इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर दिखाओ, एक एरो यूं, प्रतिबिंब की स्थिति भी लिखना वक्रता केंद्र पर, वस्तु के बराबर, बाकी यही सेम लिख देना उल्टा एवं वास्तविक। अभी तक सभी उल्टा एवं वास्तविक बने हैं, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। हो गया। नेक्स्ट देखो, पोजीशन अब चेक करेंगे इसकी। ठीक, इसका मतलब सबसे पहले हमने अनंत पर चेक कर ली, फिगर नंबर 2। फिर फिगर नंबर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच, और ये फिगर नंबर 3 था। अब हम चेक करेंगे ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यहां पर रखें, कंफर्म। यदि वस्तु की स्थिति फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होती है तो फिगर नंबर 4। फोर्थ नंबर पर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, अगर ऑब्जेक्ट यहां है, कंफर्म। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो एक लाइट तो इसे टच करते हुए हर हालत में फोकस से होकर गुजर रही होगी, कंफर्म। क्योंकि यहां पर भी ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नजर आ रही, तो डायरेक्शन तो इसका यही रहा। दूसरी खास बात चेक करो, अगर एक लाइट इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसे टच करते हुए यूं निकले, कहीं कट कर रहे हैं या नहीं, क्लियर। देखो, जैसे इन्होंने कट किया, जहां कट कर दे वहीं पर इसे रिवर्स कर दूं, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट गुजरेगी
मैंने कहा था सेम पाथ जैसे स्ट्राइक किया इसी रो में ये रिटर्न हो ली। ठीक, तो यहां पर वस्तु की स्थिति देखो, वस्तु की स्थिति ऐसा लगता है कि आगे अगर हम आगे बढ़ें तो अनंत एवं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में वस्तु की स्थिति नजर आई। दूसरा देखें, इसका आकार वस्तु से बड़ा है या नहीं। ठीक, पहले वाले क्या किया था, बहुत छोटा, छोटा, बराबर, और इस बार कैसा जा रहा है, वस्तु से बड़ा, और बना कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत बीच में। तो वस्तु की स्थिति लिखना, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में। ऑब्जेक्ट को लिखना वस्तु से बड़ा, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज, वस्तु से बड़ी बनेगी। फिर देखो उल्टी बनी है या नहीं, यहां पर भी क्या लिखेंगे, उल्टी एवं वास्तविक। जब भी इमेज उल्टा बन रहा हो हमेशा वास्तविक बनेगा, तो यहां पर भी सेम यही लिख देना, उल्टा एवं वास्तविक। फिगर एकदम साफ साफ से बनाओ, ज्यादा कटपिट, जो फिगर गड़बड़ हो जाए उसे साफ कर दूसरा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार कहां पर लेकर चलें ऑब्जेक्ट को, फोकस पर। ठीक, अगर फोकस पर रखें यहां पर, यह फिगर बना चुके हो या नहीं, अगर यहां पर रखें तो देखो यूं जाए प्रकाश तो सीधा यूं, सीधा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करते हुए निकले, मिल ही नहीं रहे तो लगेगा अनंत पर कहीं बनेगा, जिसे नहीं जा सकता कि कहां जाकर बन रहा होगा। तो नेक्स्ट स्थिति में देखेंगे जब ऑब्जेक्ट कहां हो, फोकस पर। फिफ्थ नंबर पर, जब वस्तु की स्थिति फोकस पर हो। ये फिगर बना चुके या नहीं, ठीक है। इस बार कहां है, अच्छा फोकस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से गुजरेगी, फोकस से ही गुजरेगी। हमेशा एक बात कंफर्म याद रखना, जब भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी फोकस से ही गुजरेगी, डिफ्लेक्ट होने में यहां कोई ऐसी जरूरत नहीं होगी। तो देखो इसका एरो अगर यूं बना तो ये गई फोकस से, कंफर्म। अब इसके हेड को टच करते हुए अगर मैं एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींचूं, अब यही नहीं पता कि ये इसे टच, एकदम थोड़ा सा सीधी सी लाइन कर लेना यूं, ये अनंत पर कहीं जाकर इसका इमेज बन रही होगी, तो इसे शो कर देना यूं। ये लाइट इस तरफ गई तो इसी रास्ते पर यहां वापस, फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब अनंत पर होगा या इनफाइनाइट पर बनेगा। चीज लिख देना, उल्टा एवं वास्तविक, उल्टा एवं वास्तविक। तो सिर्फ एक कॉलम बचता है, और इस बार जो इमेज बनेगी ये पीछे बन रही होगी। ठीक, पीछे इसलिए बनेगी क्योंकि जैसे आप फोकस को भी क्रॉस कर दोगे तो एक मजबूरी पड़ेगी कि प्रतिबिंब आगे बन ही नहीं सकता। तो इस बार जो वस्तु की स्थिति लिखोगे वो फोकस और
पोल के बीच में लिखो। पर यदि वस्तु फोकस एवं पोल मिस ध्रुव के बीच हो, होगा अगर लाइट फोकस से होकर गुजरे तो, अगर प्रकाश की कोई किरण फोकस से होकर गुजरे तो रिटर्न कैसे होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर यूं दिखाई देती है तो इसे हम यूं भी देख सकते हैं। कंफर्म? तो देखो, जैसे दर्पण के पीछे देखना शुरू करोगे, हमें एक खास काम और करना होगा। अगर इसे टच करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी निकले तो कहीं एक दूसरे को ये कट करेंगी। ये थोड़ा सा आउट डाउन रहेगा नीचे जाते समय, ये जो बीच का गैप बन रहा है। नो नो, ये फिगर की लाइट ना ना, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली यूं जाएगी, ठीक है, हेड को टच करती हुई। फोकस वाली यूं जाकर वापस आएगी, ठीक है, फिर एक दूसरे को ऐड करेंगे, ठीक है, ठीक। सेंटर कर्वेचर वाली यूं ही सीधी रखो, रुको, एक आध बार कंफ्यूज सारे फिगर्स में। पोल एक तो सीधे ड्रॉपलेस यूं, दूसरी वाली जो यूं जा रही होगी ये टच कहां कर रही है? एक मिनट, फोकस पर आएगी और सीधे ये टच, ना ना टच करेंगी, ये लाइन सीधी सी नहीं बन रही, रुको, यहां पर कट, नहीं इधर फोकस पोल नहीं, हमेशा दर्पण के पीछे, क्योंकि हमेशा पोल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, क्योंकि स्फीयर ये था या नहीं, तो हमेशा तो ये इसके अंदर ही होंगे, बाहर तो हो नहीं सकते। तो आपने अंदर को खींची है, तो हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। ये सीधा है तो आभासी, ठीक है, उसकी वजह समतल दर्पण में जो बन रहा था सरफेस के इस बन रहा था, लेकिन ये सरफेस जबकि वहां, हाँ है तो सही, लेकिन इसका देखो, ये लगता है इसके बाहर आपको शो हो रहा है, लेकिन इसके बाकी सभी तो आगे शो हो रहे थे या नहीं? जब इसका बाहर शो होना शुरू हुआ तो आभासी आने लगा। सेम उत्तल दर्पण में भी आएगा, आभासी इसलिए बन जाता है क्योंकि पीछे बन जा रहा होता है। अगर आगे की तरफ बन रहा होता तो वास्तविक या उल्टा होता, या काल्पनिक में आना शुरू कर देता, तो समतल दर्पण में इमेजिनरी या काल्पनिक जाएगा। तो यहां पर क्या, सीधा एवं आभासी। यहां पर लिख लेना, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा सीधा एवं आभासी।
हो गया। जो उपयोग होंगे वो लिखते चलना। नेक्स्ट है के उपयोग। फर्स्ट कोई उपयोग इसका, इसका और हेडलाइट में। उसकी वजह क्योंकि हम क्या देख रहे थे कि अगर अवतल दर्पण यूं है, प्रकाश आता था तो देखो यूं कलेक्ट हो रहा था या नहीं। अगर यूं कलेक्ट हो रहा है तो हमें क्या चाहिए कि कार की हेडलाइट का फोकस सही रोड पर हो। बात समझ में है नहीं। अगर एक टॉर्च की है तो इतनी दूर में जरूर फैल रहा हो, लेकिन फोकस देखो यहाँ होता है या नहीं। तो जो सर्च हो, टॉर्च हो या वास्तविकता से बड़ा चेहरा देखना है तो ये था, बराबर भी बना रहा था तो इसी से प्रयोग किया जा सकता है। या यूं अवतल दर्पण लगा रखे हैं, उसको यूं एक जगह कलेक्ट करता होगा। इतनी दूर के प्रकाश को एक जगह कलेक्ट किया जाए तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो सकता है या नहीं। यहाँ पर ये टेम्परेचर की रेट कर लेते हैं 500 डिग्री सेल्सियस, इसी से पका रहे होते हैं कि सभी कलेक्ट करके। लेंस में और इसमें अंतर क्या है कि ये लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट है, लाइट इसमें से जाती है तो रिफ्रैक्शन करती है, मिस अपवर्तन हुआ। लेकिन दर्पण में क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। आपको प्रकाश का परावर्तन नजर आ रहा है या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेंस होता तो क्या करता, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो में इसका प्रयोग किया जाएगा। जो सर्च लाइट्स हो या टॉर्च, जो दाढ़ी बनाने का शीशा होगा, बेयरिंग मिरर, उसमें भी इसका इस्तेमाल। जो कान के अंदर देखना है तो आकार बड़ा देखना होगा या नहीं। हमेशा यूज करने से पहले देखना, एक बेल्ट जैसी चीज अपने सर पर लगाएगा और सामने यूं रखकर दर्पण देख रहा होता है। दर्पण का ही प्रयोग नाक कान एवं गले के डॉक्टर के द्वारा प्रयोग। जो सोल चल रहा है, हो रही हो। इसके आप बैटरी एक बार चेक कर लो, उसके बाद करता हूँ।
उत्तल दर्पण का प्रयोग क्या होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग क्या होना चाहिए? तो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब या इमेज कैसी होगी? देखना हमेशा क्या लिखा होता है उस गाड़ी के शीशे पर, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर्स। मीन्स जिस वस्तु को देख रहे हो अपनी वास्तविकता से छोटी है। तो पहली बात तो यही दिखाई दी कि वस्तु से क्या होगी, छोटी होगी। दूसरी हमें एक खास बात देखनी है कि जो इमेज बन रही थी ये उल्टी थी या सीधी थी? सीधी बनेगी। अगर आपको इमेज उल्टी दिखाई देनी शुरू हो गई तो जो पीछे से आने वाला ट्रक है वो यूं दिखाई दे रहा होगा, अब मुसीबत हो गई। कंफर्म? तो हमेशा इमेज भी कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, वस्तु से छोटी बन रही होगी, साथ में आभासी बन रही होगी। ठीक, तो उत्तल दर्पण से सिर्फ एक इमेज बनेगी, जबकि अवतल दर्पण से आपने कुल कितने इमेज बनाई थी? 6 इमेज बनाई थी। तो नेक्स्ट में लिख लेना उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब हो, वस्तु से छोटा, सेकेंड नंबर पर। वस्तु से छोटा के बाद दूसरा क्या होगा? सीधा बनेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट आभासी, मिस वर्चुअल। प्रयोग इसका क्या हो? हाँ, प्रयोग क्या क्या होना चाहिए? ठीक है, साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल कर लें, एक हो गया। दूसरा, अगर स्ट्रीट लैंप है, ठीक, तो एक खास काम देखना, अवतल दर्पण ने सभी प्रकाश को एक जगह कलेक्ट किया था और स्ट्रीट लैंप में तो हमें प्रकाश को फैलाना है या नहीं? ठीक, तो स्ट्रीट लैंप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी, जो येलो कलर की लाइट देती है, जो सोडियम लैंप होती हैं, ठीक है, कई बार इस्तेमाल की जाती है, काफी हीट होती है या नहीं? सोडियम लैंप में भी जो दिखाई दे रहा होगा उसमें भी किस चीज का प्रयोग हो? अवतल दर्पण का। तो स्ट्रीट लाइट, सोडियम परावर्तक जो लैंप होंगी, और साथ में जो साइड मिरर हो किसी भी वाहन का, उसमें इसका प्रयोग। तो इसके 3 प्रयोग में लिख लेना, वाहन के साइड मिरर, स्ट्रीट लाइट, थर्ड नंबर पर सोडियम परावर्तक लैंप। इस सोडियम परावर्तक लैंप से रोशनी किस टाइप की हो रही होती है? कलर कैसा होता है इस रोशनी? येलो होता है। ठीक, तो जो येलो कलर की दिखाई देगी तो सोडियम वेपर के कारण ही दिखाई दे रही होती है। अब जैसे ये जो व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है, ये किसकी वजह से दिखाई दे रही है? नहीं, इसमें भी तो कुछ भरा होगा, उसमें तो आपने सोडियम फिल कर दिया, इसमें मरकरी वेपर भरोगे। ठीक, तो मरकरी वेपर की वजह से ये जो लाइट निकल रही है कैसी दिखाई दे रही है? व्हाइट कलर की। ठीक, और जब येलो होगी तो समझ लेना सोडियम की वजह से। ठीक, तो जो सोडियम परावर्तक लैंप होती है येलो कलर की लाइट दे रही होगी, लेकिन ट्यूब लाइट में मरकरी वेपर होगा। सोडियम परावर्तक लैंप। आवाज इन लोगों को जा रही है या नहीं? आप लोग लिख चुके थे या नहीं सादाबाद से, या मैंने पहले ही रेज कर दिया? सादाबाद जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं इन लोगों ने लिख लिया था या नहीं? ओके, ठीक है।
आवाज क्लियर जा रही है इन लोगों के पास? ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, समझ गया, दिख रहा है, आप लोग लिख चुके हैं। नेक्स्ट जो हम कर रहे होंगे, इस लेंस के यूजेस को करना शुरू करें। लेंस का यूज क्यों करें? देखो ये प्रॉब्लम रही, ठीक, अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका इलाज भी चाहिए, ठीक, तो ये प्रॉब्लम क्या है? दृष्टि दोष होगा, विजन डिफेक्ट, ठीक। अगर विजन डिफेक्ट और लेंस को एक साथ करके देख लेते हैं, क्योंकि आपका एश्योर्ड रूप से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो अगर मैं टॉपिक लिखूं दृष्टि दोष, विजन डिफेक्ट, तो कुछ बड़े ही चर्चित दृष्टि दोष का नाम लिया जा रहा होता है, जैसे दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष मीन्स मायोपिया, जरा दृष्टि दोष मीन्स प्रेसबायोपिया, अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म, ठीक। इन चारों को करके देखें। बस आपको एक पॉइंट याद रखना होगा, फोकस दूरी, और सिर्फ एक की करके देखा जाए तो देखो, सबसे पहला अगर मैं पॉइंट पेज को ही डिवाइड कर देते हैं, यहां पर मैं लिखूं दूर दृष्टि दोष, इंग्लिश में इसे ही आप कहते हो हाइपरमेट्रोपिया। सेकेंड नंबर पर कॉलम को डिवाइड कर लेना पेज, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को लिखना मायोपिया। थर्ड नंबर पर जरा दृष्टि दोष, हिंदी में एक शब्द पढ़ते हो कि जब पर्यायवाची पढ़ते हो तो जरा शब्द किसका पर्यायवाची है? जरा अवस्था मीन्स वृद्धावस्था, कंफर्म। तो जब वृद्धावस्था में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है, इसे जरा दृष्टि दोष या प्रेसबायोपिया कहेंगे। एक और प्रॉब्लम होगी जिसे कहेंगे अबिंदुकता, अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म। अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म, हो गया। चलो करने की कोशिश से करें, जरा देखो यहीं से पढ़ूं, लिखा है दूर दृष्टि दोष। पढ़ने से ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति के दूर की दृष्टि में दोष होगा, ऐसा ही लगता है या नहीं, लेकिन हमें बोलना है उल्टा, ठीक। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगी और नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? तो इसका अगर इंडिकेशन हम लिखना चाहें कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक, तो ऐसा लगता है कि फर्स्ट पॉइंट में यह दिखाई दे कि दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, मीन्स स्पष्ट है, कंफर्म, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। सेकंड नंबर पर क्या लिखें? नजदीक की वस्तु अस्पष्ट होगी, नो। यहां तक कंफर्म हो या नहीं? मीन्स जो नजदीक का विजन है वो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लियर नहीं सो रहा, जबकि जो दूर आपका जो विजन है वो क्लियर दिखाई दे रहा है। तो देखो दूर दृष्टि दोष का मतलब यही हुआ या नहीं, कि नजदीक की वस्तु अस्पष्ट, ठीक। मैंने आपसे क्या कहा, पढ़ने में यह लगेगा दूर दृष्टि दोष में कि दूर की दृष्टि में दोष है, लेकिन आपको बात उल्टी बोलनी है कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। ये तो दो पॉइंट रहे। तीसरे पॉइंट पर आ जाओ। दूर दृष्टि दोष में लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है, कंफर्म। तो हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? लेंस की फोकस दूरी लिख सकता हूं, एफ लगाकर यू निशान लगा दूं,
लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। फोर्थ नंबर पॉइंट पर देखो, लेंस की गोलाई या स्फेरिसिटी, इट्स विल बी डिक्रीज। स्फेरिसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो देखो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की गोलाई क्या हो गई, कम हो गई। फिफ्थ नंबर पर लेंस की जो कैपेसिटी होगी या लेंस की क्षमता, यह भी कम हो जाती है। ये 3 पॉइंट दिखाई दिए या नहीं, बस एक तैयार रखना, फोकस दूरी। मैंने पढ़ाने से पहले भी कहा था, सिर्फ आपको फोकस किस पे रखना है, फोकस पे ही, ठीक। दूरदृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, कंफर्म। हमेशा जो इमेज बनती है आंखों में रेटिना पर बन रही होती है, ठीक। तो अब हमें यह चेक करना है कि चलो मान लेता हूं ये रही रेटिना, तो प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा है या रेटिना के पीछे बन रहा है, कंफर्म। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब हमेशा रेटिना के पीछे बनता है, क्लियर। तो यहां पर शब्द 6 नंबर पर क्या लिखूंगा, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। क्लियर सी बात समझ में आई। इसे लाइन में नहीं लिखा रहा, इंडिकेशन में लिखा रहा हूं ताकि क्वेश्चन कितना पजल करे आप जवाब दे लो। नेक्स्ट जरा देखो तो पॉइंट नंबर 7, इलाज की भी जरूरत है या नहीं इस व्यक्ति को। तो देखो इलाज के लिए क्या करें, उत्तल लेंस का प्रयोग करोगे। किसका, मींस कॉन्वेक्स लेंस, कंफर्म। अब अगर आपसे यह पूछे कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो आपको हमेशा बतानी है पॉजिटिव या धनात्मक, यहां तक कंफर्म हो। सबसे लास्ट पॉइंट में चलें, अगर पूछे कि लेंस की जो क्षमता होती है यह मापी किस में जाती है या मेजर किस में की जाती है, डायोप्टर, किसमें, जिसे डी से इंडिकेट करते हैं, कंफर्म। अब जैसे आप चश्मा टेस्ट कराने पहुंचे तो देखो डॉक्टर ने जैसे लिखा +0.25 डी, कंफर्म। जैसे उसने बात लिखी तो देखो प्लस लिख दिया, और प्लस किसे इंडिकेट करता है, उत्तल लेंस को। क्लियर सी बात समझ में आई। और उत्तल लेंस किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, दूरदृष्टि दोष में, ठीक। तो जैसे प्लस लिखा देखोगे तो तुरंत क्या समझ जाओगे, इस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है। इसका मतलब लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई है, गोलाई एवं क्षमता कम हो गए हैं, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इलाज के लिए कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, धनात्मक, और हमेशा क्षमता किसमें बताई जाएगी, डायोप्टर में। यहां तक कंफर्म हो या नहीं। जरा इस कॉलम को एक बार फिर से याद करो। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की गोलाई एवं क्षमता कम हो जाते हैं, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इलाज में उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, और क्षमता हमेशा किस में नापेंगे, डायोप्टर में। जरा यहां तो सेम उल्टा करो, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं क्या होंगी, साफ दिखाई देंगी। मैंने कहा था ना हमेशा उल्टा बोलना है, क्योंकि पढ़ने से लगता है कि निकट की दृष्टि में दोष, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। तो यहां प्रॉब्लम में क्या लिखेंगे, निकट की वस्तु हमें साफ या स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो यह तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। प्रॉब्लम क्या है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। तो प्रॉब्लम इसे यहां पर देखेंगे कि दूर की वस्तु या दूर की दृष्टि अस्पष्ट होगी या दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। प्रॉब्लम यह थी या नहीं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। जरा यहीं से करना शुरू कर दें। जरा देखो तो लेंस की फोकस दूरी कम, गोलाई एवं क्षमता, प्रतिबिंब रेटिना के, इलाज में लेंस, अवतल लेंस की क्षमता
और क्षमता हमेशा किसमें ना। कंफर्म सी बात समझ में आई या नहीं? इन सभी कॉलम को एक साथ रिमाइंडर पर लें। चलो, सिर्फ ध्यान में आपको क्या रखना है, दूरदृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। कंफर्म करें अब। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। दूरदृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी, लेंस की गोलाई एवं क्षमता, प्रतिबिंब रेटिना के कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, धनात्मक, ठीक, पॉजिटिव होगी, और क्षमता मापी किस में जाएगी, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की गोलाई एवं क्षमता बढ़ जाते हैं, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनेगा। लेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे, अवतल, और अवतल लेंस की क्षमता माइनस में, और क्षमता हमेशा किस में नापेंगे, डायोप्टर में। कंफर्म यहां तक। नेक्स्ट में आ जाओ, जरा दृष्टि दोष। जरा देखना तो, आजकल जो साफ सफाई अभियान चल रहा है, तो गांधी जी का चश्मा यूं बना होता है, पहले जो दादाजी लोगों का चश्मा दिखाई देगा तो देखना यूं दिखता है, इसमें एक चीज और दिखेगी, ये भी दिख रहा होता था या नहीं? ज्यादा मॉडर्निटी आ गई तो चलो अपने टाइप वाला भी बना लेते हैं, लेकिन हमेशा ये ज्यादा छोटा हो गया क्या? ठीक है, ओके, चलो ये रख लेते हैं। ये काम यहां पर भी किया जा सकता है या नहीं? ठीक। अब जरा चेक करो, जरा दृष्टि दोष की बात करूं या वृद्धावस्था की बात, अगर दरवाजे पर दादाजी बैठे हुए हैं तो देखो ये दूर की चीजों को भी साफ नहीं देख पाते। ठीक, पूछेंगे कि ये कौन जा रहा है, फिर अगर आप इन्हें न्यूज़पेपर दे दो, इनसे कहो न्यूज़पेपर पढ़ो, तो इन्हें नजदीक की चीज भी साफ नहीं दिखाई देती। इसका मतलब जरा दृष्टि दोष में जो आंखों की एक सामंजस्य क्षमता है वो कम हो जाती है। कंफर्म, ना तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी और ना ही नजदीक की वस्तु साफ दिखाई देगी। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? अब ये देखो, यहां पर मैंने दो लेंस बनाए, एक ये है एक ये है, ठीक। अब देखो इसमें कौन सा उत्तल होगा और कौन सा अवतल होगा, चेक करो। लेंस आपके आंख के सामने है, नीचे वाला, फिर 1 मिनट का समय है, आराम से आप लोग बातचीत करके सोच समझकर जवाब दे। नीचे वाला अवतल होगा, दो लोग अवतल के पक्ष में हो या तीन? फिर से सोच लो। देखो, दूर दृष्टि दोष में मैंने क्या कहा था, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, नजदीक की साफ नहीं दिखाई देती। देखना, हमेशा फंक्शन आई साइट पर करोगे। अगर मुझे पढ़ना है तो मेरी आई साइट यूं होगी या नहीं? तो यहां उत्तल होना चाहिए, क्योंकि मुझे नजदीक की चीज साफ देखनी है, तो नीचे उत्तल होना चाहिए। अगर मुझे दूर की चीज देखनी है तो मेरी आई साइट यूं होगी, तो यहां अवतल होना चाहिए या नहीं? तो ऊपर की तरफ कौन सा लेंस नजर आया, और नीचे वाला उत्तल। कंफर्म सी बात समझ में आई या नहीं? अब जरा एक खास बात देखो, अगर पूछे कि दादाजी को क्या नजदीक की वस्तु साफ नजर आती थी, नहीं, क्या दूर की वस्तु साफ नजर आती थी, तो दोनों इंडिकेशन बना लो, नजदीक की दृष्टि भी अस्पष्ट होगी और दूर की दृष्टि भी अस्पष्ट, दोनों पॉइंट लिख लो। अगर कहे नजदीक की चीज साफ थी, नहीं, दूर में भी कोई चीज साफ, इन्हें, ठीक। अब जरा यहां पर इंडिकेशन बनाकर देखें, दोनों लेंस इस्तेमाल कर लिए या नहीं? तो बाईफोकल लेंस कह दूं? भाई यहां इलाज में तो आपने उत्तल लेंस, यहां इलाज में अवतल लेंस, यहां तो दोनों कर लिए। जब दोनों कर लिए तो बाईफोकल लेंस कह दूं, या द्विफोकसी लेंस, या उभयांतर लेंस, ठीक। तो यहां पर इलाज में जो आप लेंस प्रयोग करोगे, क्योंकि दोनों किए हैं तो बाईफोकल कह दो।
इसे ही उभयांतर लेंस भी कहते हैं। कंफर्म? ठीक। अब एक खास काम करो, छत देखो तो। हाँ, क्वेश्चन यही था, मैंने कहा छत देखो। दो तरीके हो सकते थे देखने के, सर यहीं रखो, यूं भी तो देखी जा सकती थी छत। मैंने सर यहीं रखा, आई साइट यूं की, छत दिख रही है या नहीं? मैंने यूं देख रहा हूं, सामने देख रहा हूं। अगर मुझे जमीन की तरफ देखना है तो यूं देख सकता हूं या नहीं? आई साइट दो तरीके की होंगी, हॉरिजेंटल, वर्टिकल। बात समझ में आई या नहीं? अगर मैंने सर यूं रखा है और सामने देख रहा हूं तो हॉरिजेंटल देख रहा हूं या नहीं? ठीक। अगर मैंने सर यहीं रखा और यहीं रखे हुए छत देखूं तो देखो वर्टिकल देख रहा हूं। लेकिन जैसे अपने सर को यूं किया और यूं करके छत देख रहे हो, अभी भी हॉरिजेंटल देख रहे हो। यूं करूं, अभी भी हॉरिजेंटल देख रहे हो। अगर जमीन को यूं देख रहे हो तो अभी भी हॉरिजेंटल ही देख रहे हो या नहीं? तो हमें दो चीज चेक करनी है, हॉरिजेंटल विजन और वर्टिकल विजन। कंफर्म? तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, हॉरिजेंटल जो विजन है वो क्लियर होगा, लेकिन जैसे कहूंगा छत देखो और उसने यूं देखा और उसे छत नहीं दिखी, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन क्लियर नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं दिखा उसकी ये ये मत सोचो कि छत नहीं दिखी और डायरेक्ट आसमान दिखने लगेगा, तब तो ये गजब की बीमारी हुई कि सामने तो दिख ही रहा है, छत वत दिखे या ना दिखे मैं सब कुछ देख सकता हूं। तो इसका तो अच्छा तरीका ये हुआ कि मुझे वर्टिकल देखना है तो मैं दीवार लेट कर देखूं तो मैं दीवार की उस तरफ देख लूं। ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा कहने का मतलब कि हॉरिजेंटल चीजें तो साफ दिखाई दे रही हैं, लेकिन जैसे मैंने वर्टिकल देखने की कोशिश की तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक। तो मुझे जब छत देखनी हुई तो मैंने यूं सर किया, तो अब हॉरिजेंटल देख रहा हूं या नहीं? तो देखो एस्टिग्मेटिज्म के केस में क्या होगा कि क्षैतिज दृष्टि तो साफ है, जो वर्टिकल डायरेक्शन में दृष्टि है ये क्लियर नहीं है। कंफर्म सी बात समझ में आई? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, हॉरिजेंटल विजन या क्षैतिज दृष्टि क्या दिखाई देती है, साफ है या सही है? कंफर्म? जबकि वर्टिकल विजन जो है या ऊर्ध्वाधर दृष्टि, वर्टिकल विजन या ऊर्ध्वाधर दृष्टि ये साफ नहीं है, यही प्रॉब्लम होगी इसमें। कंफर्म? इसमें जो लेंस इस्तेमाल किया जाएगा उसे कहते हैं बेलनाकार या सिलेंड्रिकल लेंस। कंफर्म? यहां पर लिख लेना बेलनाकार लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस। विजन डिफेक्ट क्लियर है या नहीं? ठीक। फिर से एक बार देख लो, एश्योर्ड हो, क्योंकि नकल लगाने में समय कितना लगता है। मैं इधर पूछ रहा हूं तो आप तो इधर ही हो, और मैं सबके विजन तो देख नहीं सकता, कहां डिफेक्ट चला जाए। थोड़ा सा डिफेक्ट मेरी आंखों में भी है, तभी तो ये लगाए घूम रहा हूं। तो ऐसा ना हो तो आप एक बार आराम से देख लो, ताकि मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप साथ साथ जवाब देते चलोगे, सादाबाद वाले भी। नहीं, हॉरिजेंटल ही साफ दिखेगी, वर्टिकल साफ नहीं दिखती। और फिर जब आपको ये लगे कि सर हॉरिजेंटल भी नहीं दिख रही, वर्टिकल दिख रही, टेंशन मत लेना। जब हॉरिजेंटल दिखनी बंद हो गई तो वर्टिकल अपने आप गई, तो मान के चलो स्विच ऑफ हो गया। ठीक है। तो यहां पर सिर्फ हमें क्या देखना है, वर्टिकल डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगी। लिख लो। सादाबाद आप लोगों ने लिख लिया? सादाबाद के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने लिखा या नहीं? लगता है उन लोगों की यहां से कनेक्शन ही नहीं जा रहा। सादाबाद में ये ट्रांसमिशन रुक लिया है क्या? बिल्कुल, सादाबाद का ट्रांसमिशन देखो आप। ओके, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है। आप लोग लिख चुके या नहीं? लिख लो, क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को भी देने हैं। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों ने पहले लिख लिया है, अभी मेरे स्टूडेंट यहां पर लिख रहे हैं। उसकी वजह है मैंने रोक रखा था।
जब तक ये लोग लिख रहे हैं तब तक आप लोग प्रिपेयर कर लो। वैसे आप दोनों लोगों की नोट्स मुझे दिखाई दे रही हैं, इसलिए नकल आप भी नहीं कर सकते। जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तो जायज सी बात है कॉपी ऑफ कर लेना। आप दोनों लोगों की नोट्स मुझे दिखाई दे रही है। आपके जो राइट हैंड साइड में बैठे हैं उनका पेन बीच में रखा हुआ है ब्लू कलर, ठीक है। अवतल और उत्तल दोनों मिक्स किए जाएं तो भी बाइफोकल ही होगा। हाँ हाँ हाँ, बाइफोकल ही होगा। दोनों को जोड़ोगे तो उनके डायोप्टर क्षमता बढ़ा रहे होगे या घटा रहे होगे। हाँ, एक मिनट, आप लोग लिख चुके हैं? देखो दो लोग और आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने भी फॉर्म फिल कर रखा है जेई वाला, आरआरबी जेई? अच्छा, एनडीए वाले हो, तब आप लोगों को तो मुझे लगता है प्योर फिजिक्स पढ़नी है। ये तो जनरल है, तो इसमें तो जनरल जनरल साइंस ही चलेगी, लेकिन आपके जो जनरल साइंस में यूज किए वो करते चलो। और जो आपकी प्योर फिजिक्स होगी तो जाहिर सी बात है आपको प्योर फिजिक्स का ही टीचर पढ़ाएगा। मैं आपको जनरल साइंस लेवल पे कराता चलूंगा। अच्छा, थैंक्स। वैसे जो सादाबाद के स्टूडेंट हैं आप टेंशन मत लो, आज का सिलेबस एबव हो गया है। आज सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन करूंगा इसे करने के बाद। आप लोग लिख चुके हो इसलिए फ्री हो, इसलिए आप अपने पॉइंट्स को तैयार कर लो। बिल्कुल तैयार है, ठीक है, ओके। इसे लाइन में जानबूझकर नहीं लिखा है। जैसे जो दूरदृष्टि दोष हेडिंग होती और इसमें ये सारे पॉइंट्स लिख रहे होते तो फिर ये पजल से चीजें होने लगती। यहाँ पर जैसे कंपेयर में है तो भूलने के चांसेस कम होंगे। यहाँ पर हमने क्या कहा, पॉइंट सिर्फ एक याद रखना है, फोकस दूरी। और वो भी फोकस दूरी किसकी? सिर्फ दूरदृष्टि दोष की, ठीक है। इसे भी ये कन्वर्ट मत करना कि फोकस दूरी कहीं आपने उसकी याद कर ली। सिर्फ आपको याद किसकी रखनी है? दूरदृष्टि दोष की। इरेज कर दूं? आप लोगों ने लिख लिया है नहीं? अब रेडी हो जाओ, तैयार कर चुके हो? ठीक है, कंफर्म हो ना? ठीक है।
चलो स्टार्ट हो जाएं। सादा बात भी तैयार है, मैं सुन रहा हूं आप लोग जो जवाब दे रहे होगे। ठीक है, पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। दूर दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी, लेंस की गोलाई, लेंस की क्षमता, प्रतिबिंब रेटिना के, ठीक है, क्या हुआ, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। ठीक, इलाज के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, पॉजिटिव, और क्षमता हमेशा किस में नापेंगे, डायोप्टर में। वो जो मैंने 0+0 समथिंग बता रखा था, इट्स ओनली इंडिकेशन। जब कहीं जाओगे टेस्ट कराने तो हो सकता हो डॉक्टर ने लिखा 0.25D, किसी में ये भी तो लिख सकता है +0.50D, जिसकी जो कैपेसिटी हो, इंडिकेशन बता रहा था सिर्फ। ठीक, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, दूर की वस्तु साफ, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष की यही प्रॉब्लम होगी। ठीक, निकट दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की गोलाई, लेंस की क्षमता, प्रतिबिंब रेटिना के, इलाज में लेंस, अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव, और हमेशा क्षमता किस में नापेंगे, डायोप्टर में। जरा दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ नहीं, नजदीक की वस्तु साफ, इलाज में लेंस बाइफोकल, बाइफोकल था या नहीं जरा दृष्टि दोष में। ठीक है, उभयांतर लेंस या बाइफोकल, ठीक है, या द्विफोक्सी लेंस। अबिंदुकता के केस में या एस्टिग्मेटिज्म के केस में क्षैतिज दृष्टि क्या होगी, साफ होगी, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन की दृष्टि क्या होगी, साफ नहीं होगी। इसमें लेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे। ठीक, एक बार देख लेना यार, देखा तो मैंने भी नहीं है। कंफर्म हो या नहीं। ठीक है, बाकी जो आपका कल एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्या ग्रेविटी कर लेंगे, उसके क्वेश्चन बैंक की बुक आती हैं, उसकी वजह बताता हूं। फिर आप ये भी चाहते हो कि 6 या 7 लेक्चर में फिजिक्स ऑफ हो, देखो आप एक काम कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक पढ़ो, पढ़ने के बाद जो प्रॉब्लम हुई इंडिकेट कर लेना, इंडिकेट करोगे लाकर पूछोगे, इसका मतलब जाकर मेहनत कर रहे हो, चैप्टर आपने पढ़ा, समझ में आया या नहीं आया, क्वेश्चन भी तो यही होंगे। ठीक है, ओके।